मेरे खानदान वाले चाहे जितनी ताकत लगा दे तो मेरे साहिल के अब्बू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझी तू? अब देख क्या रही है? पैर दबा। दम नहीं है क्या हाथ में? दम लगाकर पैर दबा। जी अम्मी जान। डॉक्टर मुरलीधर आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो कभी कभार ही इंडिया आते हैं और कल वो इंडिया आ रहे हैं। हमें उनसे मिलने चलना है। लेकिन शमा, कल अदालत में जिरह है, कल उस केस की सुनवाई होनी है। जिरह तो अगली पेशी में भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर मुरलीधर बार बार इंडिया नहीं आएंगे। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। बड़े अब्बू को सजा दिलाने का भी तो यही एक मौका है शमा। आपकी जिंदगी से बढ़कर हमारे लिए और कोई बात नहीं है। लेकिन शमा, मेरे लिए ये इज्जत की बात है। मैं उनके गुनाहों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। मुझे उन्हें सजा दिलवानी है और मैं जरूर दिलवाऊंगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? डॉक्टर मुरलीधर से मिलना ज्यादा जरूरी है। हम उनका इंतजार कर लेंगे शमा। तो कल मुझे जिरह के लिए जरूर जाना है। अगर कल मैं नहीं गया तो ये हार मानने वाली बात होगी। नहीं अल्तमश, इसमें हार नहीं होगी। अभी तुम्हारे अब्बू ने जमाल भाईजान से बात की और उन्होंने कहा जो भी जिरह करनी है वो खुद कर लेंगे। इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बड़ी अम्मी, जमाल चाचा जान ऐसा कैसा कह सकते हैं? उस मुकदमे की सारी फाइल्स तो मेरे पास है और बगैर फाइल्स के वो जिरह कैसे कर पाएंगे? वो आकर फाइल ले जाएंगे। नहीं बढ़िया, मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। अगर अदालत में उनसे चूक हो और वो बच निकलने में कामयाब हो गए तो मैं खुद को इस बात के लिए कभी माफ नहीं करता। ये कैसी जिद ठान ली है आपने? हम चाहते हैं कि पहले आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। शमा की रोशनी में मैं जी तो रहा हूँ, कुछ दिन और जी लूंगा, लेकिन मुझे अपना मकसद पूरा करना है। मैं उस मकसद को छोड़ नहीं सकता। मैं कल अदालत जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। अकबर, तुम खुद को बहुत होशियार समझते थे ना। तुमने अपने मंसूबों को मेरे सामने जाहिर करके बहुत बड़ी बेवकूफी की और आज मैं तुम्हें समझाने नहीं आया, अंतिम चेतावनी देने के लिए आया हूं कि अगर मेरे घर में उठने वाला तूफान 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं थमा तो तुम्हारा क्या हासिल होगा ना तुम्हें पता है ना मुझे। वक्त की नब्ज को पहचानो अकबर, वक्त बदल रहा है। तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है और जब वक्त बदलता है ना तो सारे पासे पलट जाते हैं। तख्त और ताज का मजा बहुत ले लिया तुमने, अब तुम्हारे तख्त के पलटने का वक्त है। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं आप? बेगम, कल तक जो लोग मेरे सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं किया करते थे, आज मुझे धमकियां दे रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो उनकी धमकियों का ऐसा जवाब दूं कि जमीन से उनका नाम मिटा कर रख दूं। फिर है कौन ये लोग? त्रिभुवन नाम है उसका। दर दर की ठोकरें खाता था कल तक। उसकी बीवी तो उसे शौहर मानने के लिए भी तैयार नहीं थी। अपने तौर तरीकों से मैंने उसे उस घर में भेजा। अब मुझे धमकी दे रहा, मुझे अकबर को धमकी दे रहा। ऐसे लोगों की बातों पर गुस्सा नहीं किया करते, बल्कि उनका उपाय ढूंढना चाहिए। ताकत की वजह से मैं मजबूर हूं। उसने मुझे धमकी दी थी कि मेरे खिलाफ वो सारे सबूत कल अदालत में पेश करेगा। लेकिन भैया मुझे मालूम है कि उसका ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह जाएगा।
लेकिन जमाल जो लखनऊ से इस मकसद से आ रहा है कि मुझे सजा दिलाएगा, मेरे खिलाफ पैरवी करेगा, उसे रोकने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात आपको इतना परेशान किए जा रही है? वो लखनऊ से आ रहे हैं ना, और लखनऊ तो आपके लिए दूर है नहीं। मैं तो समझा नहीं। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या लखनऊ में उनके साथ कोई हादसा नहीं हो सकता? कोई ऐसा हादसा जिससे वो 2-3 महीनों तक अस्पताल के बिस्तर से उठ ही ना सके। अब अदालत अस्पताल तो नहीं जाएगी ना? क्षमा जलती ही है जमाने के लिए। 2-3 महीनों तक अस्पताल के बिस्तर से उठ ही ना सके। अब अदालत अस्पताल तो नहीं जाएगी ना? मान गया बेगम, बहुत अच्छे। लखनऊ में होने वाले हादसे का इल्जाम कोई मुझ पर कैसे लगा पाएगा? लेकिन बेगम, मेरे पास तो सिर्फ आज की रात है। कल सुबह तो अदालत में सुनवाई है। सिर्फ आज की रात नहीं, बल्कि आज की पूरी रात है आपके पास। वो तो कल सुबह आ रहे हैं ना लखनऊ से। जहां तक मैं आपको जानती हूँ, एक लम्हे में आप क्या कर जाएंगे ये तो कोई समझ ही नहीं सकता। यानी कि कल सुबह अगर जमाल भाईजान एयरपोर्ट के लिए निकले तो उनका अगला ठिकाना हॉस्पिटल हो। बहुत अच्छे। सलाम वालेकुम जौहर भाई। बस ठीक हूँ। हाँ, काफी दिनों के बाद कम से कम याद तो आई। बस सब खैरियत है। अच्छा जौहर भाई, आपसे एक छोटा सा काम था। एक एडवोकेट है मिस्टर जमाल, फिलहाल उनका आशियाना लखनऊ में है और कल वो सुबह मुंबई के लिए तशरीफ ला रहे हैं। अब मैं नहीं चाहता कि वो कल सुबह एयरपोर्ट पहुंचे। यार भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने नहीं देना, बल्कि 2-3 महीने के लिए हॉस्पिटल भेज देना। शुक्रिया शुक्रिया। नहीं ठीक है, मैं उसका पता अभी SMS कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जौहर भाई, खुदा हाफिज। बेगम, अब देखता हूं कि कौन जिरह करेगा और कौन मेरे खिलाफ अदालत में सबूत पेश करेगा। अपने आप को मैंने इस घर से अलग रख के अकबर को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अनुपमा, अब उसे समझाऊंगा कि दुश्मनी क्या होती है और दुश्मन को जवाब कैसे दिया जाता है। देखिए जीजा जी, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो हम दूसरों को कब तक दोष देंगे? और वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, क्यों आप उनसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं? अनुपमा, बात खुल चुकी है तो ये अंजाम तक भी जरूर जाएगी। मैंने शमा से वादा किया कि मैं अकबर के खिलाफ गवाही जरूर दूंगा और उसके साथ साथ अदालत में सारे सबूत भी पेश करूंगा। देखिए जीजा जी, शमा की हालत पर तरस आता है और हमें उसकी मदद भी करनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम किसी से दुश्मनी बढ़ा ले। अनुपमा, तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ जीजा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। पल्लवी ने वो सारी बातें ऋषि से कही जो मैं चाहती थी। मैं चाहती थी कि ऋषि उस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करे कि गौतमी के बच्चे का सच क्या है। अरे हाँ, हमने तो सोचा था कि जब समीर का नाम सामने आएगा तो ऋषि और गौतमी के बीच कुछ ना कुछ बात जरूर होगी, लेकिन ताज्जुब की बात है
कि ऐसी कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई। इसी बात का इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ जीजा जी, कि हमने गौतमी के जिस झूठ को अपने झूठ से काटने की कोशिश की है, उसका कोई ना कोई नतीजा तो जरूर देखने मिलेगा। कुछ भी कहो अनुपमा, एक बात तो है, ऋषि उलझन में जरूर था और ऋषि को भड़काने की मैंने पूरी कोशिश की है। ये कुछ ऐसी बातें हैं ना जीजा जी, जिससे इंसान इस कदर शर्मिंदा हो जाता है कि वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाता। कहीं ऋषि की हालत भी ऐसी ही तो नहीं? अनुपमा, मुद्दा हमने ऋषि और गौतमी के बीच मुद्दा खड़ा करना था, कर दिया। अब देखना यह है कि नतीजा कब सामने आता। ऋषि बेटा, इतने सुबह सुबह कहीं बाहर जाने की तैयारी हो रही है? हाँ मौसी, आज गौतमी के रूटीन चेकअप का अपॉइंटमेंट है ना डॉक्टर के पास। अच्छा, वैसे एक बात कहूंगी तुझे, पल्लवी मुझे गौतमी के बारे में कुछ ऐसी बातें कह रही थी कि मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अब पता नहीं कि ये सारी बातें तुम्हें पता है या नहीं, ये मुझे नहीं। मुझे मालूम है, पल्लवी ने कोई समीर नाम के लड़के का नाम लिया होगा। यही बोला था ना, जब घर का माहौल ऐसा हो तब सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कोशिश की जाती है, और मैं नहीं जानता कि सच क्या है और झूठ क्या है। ऋषि, तुम्हें सच और झूठ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। झूठ और सच में फर्क किया जा सकता है, क्योंकि तथ्य कभी झूठ नहीं कहते, और तुम्हें यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि तथ्य क्या कहते हैं। मौसी, जो चीज मेरी समझ में नहीं आती उसे मैं भूल जाता हूँ। गौतमी, ये कजरी भी हमारे साथ चलेगी? हाँ ऋषि, कजरी हमारे साथ जाएगी, और मैंने इसे अपने साथ रखने के लिए ही तो काम पर रखा है। मैं इतना सारा काम पड़ा है, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो कजरी को ले जाने की क्या जरूरत है? ऋषि, कजरी हमारे साथ जाएगी और घर के काम ये वापस आकर भी कर सकती है। और वैसे क्या तुम्हारी गाड़ी में इतनी जगह नहीं है कि उसमें कजरी भी बैठ सके? गौतमी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। बहस क्यों कर रहे हो ऋषि? चलो। क्षमा जलती है, पिघलती है, पिघलती है ज़माने के लिए। बोलो त्रिभुवन। अकबर, मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए फोन किया है ताकि तुम मुझे जिंदगी में कभी ये ना कह सको कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अकबर, मैंने तुम्हें अब एक नहीं बल्कि दो मौके दिए, और अब मैं अगला कदम उठाने के लिए मजबूर। न मैंने तुम्हें कभी मौका देने की गुजारिश की और न ही तुमसे कहा है कि मुझ पर रहम करो। अकबर, तुम्हारा यही घमंड तुम्हारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनेगा। मैंने तुमसे बस एक बात कही थी, क्योंकि तुमने दावा किया था कि तुम जब चाहो गौतमी को इस घर से बाहर निकाल सकते, और बस मैं इतना ही चाहता हूं कि तुम गौतमी को इस घर से निकल जाने के लिए मजबूर कर दो, क्योंकि वो तुम्हारा मौका है। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी अकबर, और अब तुम नतीजा देखो। तुम्हें नहीं मालूम त्रिभुवन कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। तुम कदम उठाने वाले हो और मुझे जो कदम उठाना है वो मैं उठाऊंगा। ओह, तो तुमने जाल बिछा रखा। तुम कैसा भी जाल बिछा लो अकबर, लेकिन तुम मुझे अदालत जाने से नहीं रोक पाओगे। मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें त्रिभुवन, लेकिन फिर भी मेरा वादा कि तुम अदालत नहीं जाओगे। अकबर, आजकल तुम ख्वाबों में जीने लगे। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। जिस दिन बाहर निकल आओगे
तो ऐसी बात कभी नहीं कहो। त्रिभुवन, मैंने आज तक जो ख्वाब देखे हैं उन्हें हकीकत का जामा जरूर पहना। भले ही तुम इसे ख्वाब समझ, लेकिन ये सच है कि तुम अदालत में जाओ। तो जिल्ले इलाही अकबर साहब, क्या मैं इसे आपकी मोहब्बत भरी धमकी समझूं? न धमकी, न गुजारिश, न मशवरा। मैं तो बस तुम्हारी गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ त्रिभुवन। तुमने अदालत जाने के लिए कपड़े क्या पहन लिए तो तुमने सोच लिया कि तुम अदालत पहुंच गए। ओह, यही मैं तुमसे उगलवाना चाहता था अकबर, और वही तुमने उगल दिया। मैं जानता था अकबर कि तुम और तुम्हारे आदमी मुझे अदालत जाने से रोकने की कोशिश जरूर करोगे। बेवजह डर रहे हो, इस कदर खौफज़दा हो और मुझसे ही जबान दराजी कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जबान देता हूँ कि मैं और मेरे आदमी तुम्हें अदालत जाने से रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा दावा है कि तुम अदालत जाने के लिए अपने घर से बाहर कदम नहीं रखोगे। अकबर साहब, क्या मैं आपके इस दावे का मतलब जान सकता हूँ? हर बात लफ्जों से नहीं समझाई जा सकती त्रिभुवन। आज तक तुम मुझे नहीं समझ सके तो मेरे लफ्जों को क्या खाक समझो? चलिए देखते हैं कि आप मुझे अदालत जाने से रोक पाते हैं या मैं सकुशलता पूर्वक अदालत पहुंच जाता हूं। क्या बात है? किससे बात कर रहे है कोई जिसके नए नए पर उगे और वो उड़ने की कोशिश करना चाहता है? उसे नहीं मालूम कि उसे पर काटने का बंदोबस्त मैं पहले से ही कर चुका। आप ही कहा करते हैं, आप दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। सही कहा तूने भी। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन इंसान खुद को कमजोर समझ बैठे तो लड़ने से पहले ही हार मान ले। और मैं हार मानने वालों में से नहीं। आज अदालत में मुकदमे की सुनवाई और आज न मुकदमे में कुछ सबूत पेश किए जाएंगे और नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बेटे। शायद मेरे खौफ की वजह से जमाल भाईजान को लखनऊ घर से निकलने, उनकी तकदीर अच्छी थी वरना हॉस्पिटल में पड़ी है। और रही बात इसकी, जो मेरे खिलाफ अदालत में सबूत पेश करना चाहता है, उसे जिसने गवाही के लिए मजबूर किया वही उसे अदालत में जाने से रोकेगा। और मैं उसकी वजह से गौतमी को उस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो तुम जवाब देना जरूरी नहीं समझती। जिसकी मर्जी में जो आता है मुझे कहकर चला जाता है, क्योंकि उनके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। जो सवाल तुम्हारे दिमाग में डाला गया उसका जवाब भी तुमसे पूछा गया होगा, है ना? जवाब यह है ऋषि की एक समीर था, मेरा पड़ोसी, मेरे पीछे पागल था। और जब पल्लवी ने मुझे ये सारी बातें याद दिलाने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल तुम्हारे सामने भी आया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने समीर के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की। मैं तो खुद उलझ कर रह गया हूं। किसकी किस बात के पीछे क्या मकसद है समझ पाना मुश्किल है। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो ऋषि। ये पल्लवी की बदनसीबी है कि वो तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम्हारी नहीं हो पाई। अब जब समीर की बात खुलकर सामने आ गई है तो मुझे सच सच बताओ कि इस प्रेगनेंसी का राज क्या है? क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट तो गलत नहीं है, उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि ये बच्चा तब का है जब तुमने इस घर में कदम भी नहीं रखा था। तो आखिर सच क्या है? डॉक्टर की रिपोर्ट गलत नहीं, ये मैं मानती, लेकिन गलत मैं भी नहीं, ये भी मैं मानती। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं किसी समीर को नहीं जानती। और समीर का नाम सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच दरार पैदा करने के लिए लिया गया है।